ज़रूरत से ज़्यादा संभोग करोगे, सेक्स करोगे, तो फिर आपके शरीर के अंदर कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी और फिर आप ज़िंदगी में कभी भी सेक्स करने के काबिल नहीं रहोगे। जितनी ज़रूरत है हफ्ते में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा अपने ताकत के मुताबिक आप काम कर सकते हो, आप पत्नी के साथ संभोग कर सकते हो। लेकिन अगर यही संभोग आप रोज़ाना 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा डेली करोगे तो फिर आपके अंदर कमज़ोरी तो आनी ही है। और संजय के साथ भी यही हो रहा था। संजय की पत्नी निर्मला जो थी वो सेक्स एडिक्ट थी। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में अगर उसके साथ कितना भी सेक्स किया जाए उसकी आग शांति नहीं होती बल्कि और भड़कती चली जाती है। और ये निम्फोमेनिया नाम की बीमारी जो है वो लाखों में किसी एक औरत को होती है और ऐसी औरत सेक्स एडिक्ट हो जाती है। पहले पहले संजय को पता नहीं था कि मेरी पत्नी को यह बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे जब निर्मला की आदत बढ़ती चली गई और दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, तो फिर उसको एहसास हुआ कि शायद मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों, इस अजीबोगरीब कहानी को आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही भयानक कहानी है। सन 2011 में निर्मला जब 30 वर्षीय संजय रजक की पत्नी बनकर घर आई तो वो खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वो तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था जिसमें पत्नी हो, बच्चे हों और छोटे से घर में वो हमेशा खुशियां बनी रहे। संजय भले ही कम पढ़ा लिखा था लेकिन मेहनती ज्यादा था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी कर लिया था। आम नौजवानों की तरह सुहाग रात को लेकर संजय के मन में भी रोमांच और बहुत उत्सुकताओं के साथ थोड़ी सी घबराहट जरूर थी। पहली रात को यादगार बनाने के लिए, अपनी हसरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई भी कमी बाकी नहीं छोड़ी थी। पहले तो कमरे को उसने खूब सजाया, फिर उसमें खूब इत्र डाला, परफ्यूम डाला और उसको खूब महका दिया। पत्नी निर्मला के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता था उसने एक अच्छा सा तोहफा भी खरीदा। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहाग रात के दिन जिस पति ने अपनी पत्नी को जीत लिया वो जिंदगी भर उसकी मुरीद हो जाती है, उसके बस में रहती है। जीत लिया का मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं, पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना ही नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत से सपने भी साथ में बुनने पड़ते हैं और पत्नी की इच्छाएं भी समझनी पड़ती हैं। उसने अब तक फिल्मों में सुहागरात होते देखी थी और कुछ शादीशुदा दोस्तों के तजुर्बे उसके पास थे। कुछ लोग ये समझते हैं सुहाग की पहली रात में कि आपने अगर अपनी पत्नी को जीतना है तो उसके साथ खूब संभोग करो, कई कई बार उसके साथ संबंध बनाओ तो वो तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आदमी जानवरों की तरह पहली ही रात में पत्नी के ऊपर पेलम पेल कर देता है, मंड जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी भावनाओं को अगर आप समझते हो, उसके आप ख्यालात को समझते हो, ये उसको जीतना होता है। बहरहाल इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वो कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में निर्मला वाकई गजब ढा रही थी। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था कि मुझे कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत बीवी मिली है। निर्मला के नजदीक बैठकर उससे बातचीत शुरू की और जैसे ही उसने निर्मला को छुआ तो मानो जैसे निर्मला के जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया हो। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करने लगी, उसे चूमने लगी। निर्मला अपने पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात में अक्सर शर्माती हैं, नखरे दिखाती हैं, लेकिन निर्मला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ऐसी तमाम धारणाएं संजय ने सुन रखी थी कि पहली रात में बड़ा मुश्किल होता है पत्नी को मनाना, बड़ा मुश्किल होता है उसको राह पर लाना, उसके साथ संभोग मनाना। लेकिन यहां तो मामला ही उलट था। अपनी पत्नी की तपिश से जैसे ही उसकी पत्नी ने उसकी अपने बाहों में भरा तो संजय भी पिघल जाता है और सारी रस्मों रिवाज को भूल करके वो उससे लिपट जाता है। और फिर उसके बाद में कमरे में एक वासना का दोनों के बीच में ऐसा तूफान उठता है जिस तूफान में दोनों गोते लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहली ही रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच में संबंध बने और जब तक संजय पूरी तरह से निढाल होकर बेड पर लुढ़क नहीं गया, निर्मला संजय से अपने साथ में संबंध बनवाती रही।
जब संजय ने बिल्कुल मना कर दिया कि अब बस करो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तब जाकर के वो पीछे हटती है। फिर तो हर रात यही होने लगा। संजय जैसे ही काम से घर लौटता, खा पी कर वो बिस्तर पर पहुंचता तो निर्मला उसे अपनी तरफ खींच लेती और तरह तरह से उसे प्यार करती। ऐसा प्यार के संजय निहाल उठता। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ में सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई खुशगवार हो उठती है। इस मामले में संजय खुद को काफ़ी भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी खूबसूरत भी थी और उससे तरह तरह के साथ उससे संभोग बनवाती थी, इसलिए वो फूला नहीं समा रहा था। शुरू शुरू की बात थी, अभी शादी हुई थे, 10-5 दिन गुजरे थे। अब तो हालत ये हो गई थी कि सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, कोई भी वक्त हो, वो हर वक्त अपने साथ सेक्स करवाना चाहने लगी थी। तो संजय को अब अजीब सा लगने लगा। अजीब इसलिए कि वो चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, उसके साथ संबंध बना लेता, लेकिन निर्मला का जी भरता नहीं। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराता है और मन चाहे सेक्स की बाबत पत्नियों के नाज नखरे उठाता है, लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा था। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था, अब उस करने से उसको कुड़ंसी होने लगी थी, क्योंकि हर काम की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट से ज़्यादा आप कोई भी काम करोगे तो फिर वो एक दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। खींच तो निर्मला की भी थी, उस पर हर वक्त संजय उसकी इच्छा मांग पूरी करने में अब कतराने लगा था। आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता था। ऐसी स्थिति में वो कभी कभार अपने पति को ताने भी मार देती थी। संजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बे वक्त पत्नी की सेक्स इच्छा उसकी समझ के बाहर थी। फिर भी जितना उसके मन में सेक्स की इच्छा थी और जितना उससे बन पड़ता था, वो पत्नी को खुश करने की कोशिश करता था। उसका सोचना था कि वक्त रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर उसका ये ख्याल, उसकी ये सोच गलत साबित हुई। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों को साझा की कि वो बाप बनने वाला है, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी कि अब 1 आध साल निर्मला से छुटकारा मिल जाएगा। अब गर्भवती होने के बाद में जो हर वक्त सुबह शाम निर्मला के साथ में उसको सेक्स करना पड़ता है, संभोग करना पड़ता है, इससे अब छुटकारा मिल जाएगा। जब उसने लेडी डॉक्टर को निर्मला को दिखाया तो फिर लेडी डॉक्टर ने भी उसको यही नसीहत दी कि वैसे तो गर्भवती होने के दौरान में संभोग बनाने में, संभोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जितनी एहतियात बरतें और इस काम से जितने दूर रहें, बच्चे के लिए इतना ही फायदा होता है। डॉक्टर के समझाने पर भी निर्मला पर कोई असर नहीं पड़ा। मन मारकर और एहतियात बरतते हुए संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वो उम्मीद लगाने लगा था कि शायद बच्चा होने के बाद निर्मला सुधर जाएगी और वो राह पर आ जाएगी, उसकी इच्छा कम हो जाएगी। वक्त रहते निर्मला ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया तो अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो गया था कि अब खर्चे बढ़ेंगे, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और पैसे को बचाने की कोशिश की जाए। और उसने अपने बेटे का नाम समीर रखा। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। यानी संजय का सोचना गलत था। उसका सोचना था कि मां बनने के बाद में निर्मला की सेक्स इच्छा कम हो जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। मां बनने के बाद में निर्मला के अंदर और इच्छा जाग चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा संजय को अपने करीब रखना चाहती थी, लेकिन संजय के अंदर की हिम्मत अब जवाब दे गई थी। वो अब सेक्स करना उसको अच्छा नहीं लगता था और वो निर्मला से दूर भागने लगा था। संजय को इतना तो समझ आ रहा था कि निर्मला को इतनी ज्यादा इच्छा कोई स्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि एक असामान्यता या कोई बीमारी है। पर एक छोटे से गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सक के होने की भी कोई संभावना नहीं थी जिससे संजय अपनी पत्नी का इलाज भी करा पाता। यह भी मुमकिन नहीं था। पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दानगी को लेकर ताने मारे तो उसके सब्र का मां जवाब दे देता है और फिर वो ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर होते आता है जैसी जिंदगी की उसने कभी कल्पना भी नहीं की हो। एक दिन निर्मला ने फिर से संजय के साथ जिद की संबंध बनाने की। उसने मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं है कि दिन रात बस यही करता रहे। इस बार निर्मला ने उसको एक मशवरा देती है। जब निर्मला देखती है कि संजय अब इस काबिल नहीं रहा कि वो उसके साथ संभोग कर सके, उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, फिर निर्मला कहती है कि तुम ऐसा करो, अपना इलाज कराओ और किसी हकीम या अच्छे से डॉक्टर से दवाई लो और तुम फिर ठीक ठाक हो जाओगे।
संजय ना चाहता हुआ भी निर्मला की बात मान जाता है और फिर वो शहर जाकर किसी डॉक्टर से मिलता है और फिर उस डॉक्टर की दवाई खाने लगता है। जब तक दवाई का असर रहा तो फिर संजय निर्मला की इच्छा पूर्ति करने लगा, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हो जाता है तो फिर संजय वापस इस काबिल नहीं रहता कि वो अब निर्मला की इच्छा पूर्ति कर सके। सेक्स के साथ साथ अब जिंदगी की गाड़ी भी हिचकोले खाते चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के हाथों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी थी। अब जब उसने देखा कि घर में मेरी पूर्ति नहीं होगी तो मोहल्ले के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये बात संजय को पता चली तो उसको अपने कानों पर और अपने सुनी हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या निर्मला ऐसा भी कर सकती है। लेकिन एक दिन उसने घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ लिया। उसके बाद वो खूब उसको खरी खोटी सुनाता है तो फिर निर्मला भी कह देती है कि जब तुम इस काबिल नहीं रहे कि मेरी इच्छा पूर्ति कर सको तो अब मुझे बाहर का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद में वो कहती है कि घर के खर्चे काफ़ी बढ़ चुके हैं, तुम ऐसा करो कहीं मेरी नौकरी लगवा दो। संजय को निर्मला के अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं था और जिस स्कूल में वो माली का काम करता था उसी स्कूल में निर्मला की नौकरी इत्तेफाक से लग जाती है और वहाँ नौकरी करने लगती है। और नौकरी पर जाने के कुछ दिन बाद वहाँ के चपरासियों और जो बस में बच्चों को लेकर आते थे वो ड्राइवर कंडक्टर लगभग 20 से 25 लोगों के साथ निर्मला संबंध बनाने शुरू कर देती है। उसकी इच्छा ऐसी थी कि उसकी पूर्ति होती ही नहीं थी। जब ये बात संजय को पता चलती है और कानाफूसी लोगों में शुरू हो जाती है कि संजय की पत्नी है कि कोई भी उसके साथ संबंध बना लो, तो फिर संजय इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसको घर वापस ले आता है। घर आने के बाद में दोनों के बीच में बहुत तकड़ा झगड़ा होता है और उसकी पत्नी निर्मला थाने में जाकर संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है और वहां जाकर शिकायत कर देती है। उसके बाद में पुलिस वाले दोनों को बुलाते हैं और समझा बुझाकर दोनों का झगड़ा शांत करते हैं और दोनों को घर भेज देते हैं। और पति से लड़ने के बाद फिर निर्मला अपने मायके में जाकर रहने लगती है और लगभग 1.5 साल तक अपने मायके में रही। लेकिन बच्चे का ख्याल बार बार संजय को आता था तो फिर वो किसी तरह से उससे माफी मांगकर उसको मना पर जाकर वापस घर ले आता है। जैसे ही वो वापस घर आई फिर अपने उसी पुराने रवैये पर आ जाती है और फिर वो अपने घर में लड़कों को मोहल्ले के बुलाने लगती है और उनके साथ संबंध बनाने लगती है। संजय चाहकर भी उसको कुछ नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसका बस एक ही सवाल था कि अगर तुम मेरी इच्छा पूर्ति कर सकते हो तो फिर मुझे बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब तुम इस काबिल नहीं हो इसीलिए मुझे बाहर के लड़कों से मिलना पड़ रहा है। और मैं तुमसे भी कहती हूँ कि तुम अगर मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते तो फिर मेरे लिए 4-5 लड़के बाहर के उनसे बात करके रखो जो मेरे साथ संबंध बनाए। ऐसी बेशर्मी की बातें जब कोई पत्नी अपने पति से करे तो फिर उसका डूब मरना बेहतर है। और यही संजय भी सोच रहा था कि मैं कहाँ जाके मरूं, ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। लेकिन क्या कर सकता था, बच्चे की वजह से वो चुप रह जाता था, सारे ताने और पत्नी की बातों को बर्दाश्त कर लेता था। एक दिन संजय बाहर गया हुआ था, जब वो घर में वापस आया तो निर्मला एक नाबालिग बच्चे के साथ यानी लगभग 13-14 साल के लड़के के साथ संबंध बना रही थी। जब इस हालत में वो निर्मला को देखता है तो मानो संजय के ऊपर तो घड़ों पानी पड़ गया हो और वो ये सोच रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर धस जाऊं। बहरहाल वो उस लड़के को उठाता है निर्मला के ऊपर से और 2 थप्पड़ मारकर उसको भगा देता है। फिर निर्मला को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसके बाद में निर्मला से कहता है कि तुम अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मुझे शायद कोई गलत कदम न उठाना पड़ जाए। निर्मला ये नहीं जानती थी कि अब संजय उस इतना खफा हो चुका है कि वो उसको मौत के घाट भी उतार सकता है। और यही सोचकर फिर संजय ने देखा कि मैं इसकी इच्छा पूर्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं समाज में रहने के लायक भी नहीं रह पाऊंगा। अगर इसी तरह से निर्मला मोहल्ले के लड़कों को गांव के लोगों से घर में बुलाकर संबंध बनाती रही तो मेरी इज्जत का तो कचरा हो जाएगा। और इस बात को वो ना तो पुलिस में कह रहा था ना अपने खानदान में किसी लोग से कह रहा था क्योंकि बात ही ऐसी बेइज्जती वाली थी। अब उसने निर्मला को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फिर शाम को जैसे ही खाना खाने के बाद में दोनों पति पत्नी लेटते हैं तो फिर निर्मला संजय से संबंध बनाने के लिए कहती है। संजय खुन्नस में तो बैठा ही था क्योंकि दिन में उसने वो नजारा अपनी आंखों से देखा। तो संजय कहता है तू कैसी औरत है कि हर वक्त तुझे बस संभोग ही चाहिए, तेरे साथ सेक्स ही चाहिए, तुझे कुछ और सुझाई नहीं देता। मैं आज तेरी ये तमन्ना मैं जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता हूँ। और वहां पर एक डंपल पड़ा हुआ था और वो उठाकर ताबड़तोड़ उसके सर में मारना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसके सर में 2-4 दफा वो डंपल लगता है, लोहे का भारी डंपल था, तो फिर निर्मला की मौत हो जाती है। उसको मारने के बाद में रात भर संजय यही सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, यहाँ से भागा जाए, आत्मसमर्पण किया जाए या इसकी लाश के साथ अब क्या करूं।
फिर रात को उसने यही सोचा कि अब मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं। फिर वो रसोई में पहुंचता है और वहां पर एक फावड़ा उठाकर 2 फुट या 2.5 फुट गहरा गड्ढा खोदता है और निर्मला की लाश को उसमें गड्ढे में दफना देता है। और गड्ढे में दफना देने के बाद वहां से भागने का प्लान बना लेता है। जैसे ही सुबह होती है और उसका 4 साल का बेटा गहरी नींद में सो रहा था, जैसे ही उसको अपने बेटे पर नजर पड़ती है, उसका दिल मचल जाता है। बेटे की मोहब्बत उसके पैरों में बेड़ियां डाल देती है और वो भाग नहीं पाता है। फिर उसने थाने में आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया, अपने आप को पुलिस की हिरासत में देने का फैसला कर लिया। और वो फिर थाने फोन कर देता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। जैसे ही थाने में ये फोन पहुंचता है, पुलिस महकमे में हलचल मच जाती है और फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए चल पड़ती है। इधर संजय अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थाने की तरफ जा रहा था और थाने में अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए निकली भी नहीं थी कि संजय थाने पहुंच जाता है और सारी बात बता देता है। और उसके बाद में वो पुलिस को घर लाता है और घर लाकर लाश बरामद करवा देता है और वो डंपल भी बरामद करवा देता है, जिससे वो निर्मला की हत्या करता है। संजय और क्या करता, इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। वो पत्नी को छोड़ता तो भी बदनामी होती और निर्मला अपनी बीमारी छुपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवा सकती थी। तलाक के लिए अदालत जाता तो भी परेशान रहता, क्योंकि इस बीमारी को अदालत में वो साबित ही नहीं कर पाता कि निर्मला सेक्स एडिक्ट है। या फिर वो उन लोगों को भी नहीं लेकर आ सकता था अदालत में जिन लोगों ने निर्मला के साथ संबंध बनाए थे। क्या वो लोग कोर्ट में आकर गवाही देते? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। ऐसी परेशानी और परिस्थितियों में उसकी कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि खुद संजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई खास कोशिश नहीं की थी और ना ही कभी उसने किसी डॉक्टर को निर्मला को दिखाया था और ना ही कभी उसकी दवाई करवाई थी। इसी तरह से एक कामुक पत्नी की वजह से एक अच्छा खासा नौजवान अब एक मुजरिम बन चुका था और एक हत्यारा बन चुका था। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि निर्मला वाकई एक ऐसी सेक्सी बीमारी निम्फोमेनिया की मरीज थी जिसमें औरत को सेक्स संतुष्टि नहीं मिलती। ये बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है, जिसका इलाज मुमकिन तो है अगर किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज कराया जाए, किसी सेक्स विशेषज्ञ से उसका इलाज कराया जाए तो उस बीमारी का इलाज मुमकिन है। जाहिर है ये संजय के बस की बात नहीं थी और जो थी उसने वो कदम उठा दिया था, यानी उसने अब निर्मला की हत्या कर दी थी। उसके बेटे को बाल गृह में भेज दिया गया था और संजय को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था। तो दोस्त